कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज की शुरुआत गाने के साथ की है। तो आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, धुरंधर से या धुरंधर 2 से? मैं हूँ तेरा गैताब था, पता नहीं क्या था यार। गहरा हुआ गहरा हुआ। अब ये मत बोलना मैम आप फीमेल वर्जन हो जियान की, ये मत बोलना बेटा, वरना बहुत बुरा बैठोगे, ठीक है। सो हेलो माय बुगीज, की हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? अरे यार मेरी आवाज मुझे ही वापस आने लगी। ठीक है बच्चों, बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस क्लियर है स्क्रीन? इज एवरीथिंग ऑलराइट? इज एवरीथिंग फाइन? क्या आप लोगों को मैं अच्छे से दिख रही हूं? क्या आप लोगों को मेरी प्यारी सी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? शरारत, अच्छा शरारत का गाना अच्छा लगता है। अरे आइटम सॉन्ग्स अच्छे लग रहे हैं, बड़े तेज चल रहे हो आजकल। मैम आप शादी के बाद और ज्यादा सुंदर हो गई हो। अरे यार क्या तो कॉम्प्लीमेंट था, थैंक यू सोनू यार। ऑल राइट यस एवरीथिंग। अरे ब्लैक स्क्रीन बेटा शुरू के 30 सेकंड में आती है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है, ठीक है। तो दिख रही हूं मैं आप लोगों को अच्छे से? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? आवाज बड़ी आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है? एक और गाना। अच्छा बेटे काम करती हूँ, गाने चलाती रहती हूँ, पढ़ाती नहीं हूँ मैं ना, गाने चलाती रहती हूँ। सीबीएसई वाले तो यही पूछेंगे है ना कि कितने गाने आए थे धुरंधर में, उन सब के बारे में लिखो, उन सब का पूरा लिरिक्स लिख के बताओ, यही क्वेश्चन आने वाला है ना। पढ़ाई ये थोड़ी ना पूछेंगे, ये सब थोड़ी ना आता है यार। इतना पिटोगे ना यार, मार मार के भरता बना दूंगी अब मैं। ऑल राइट चलिए। ऑल राइट मैम, क्या लिखा हुआ है ये? मैम आपको मैं याद हूं? अच्छा सोनू, हाँ सोनू यार, तुम प्रारंभ वाली बच्ची हो यार। सोनू तुम्हें कैसे भूलेंगे, तुम ओल्ड प्रारंभियन हो हमारी। अभय तिवारी बेटा, नंदिनी की आईडी बाद में मिल जाएगी, अभी तुम बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंदिनी की आईडी मिलती रहेगी। इधर पढ़ने आए हो, आईडी शेयर करने आए हो, आईडी लेने आए हो। नंदिनी बेटा इसको आईडी कतई मत देना, ठीक है नंदिनी? ऑल राइट चलिए जी, ठीक है जी। तो एक बार फटाफट चंगा जी स्पैम कर दो, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रीवियस लेक्चर को फटाफट रिवाइज करेंगे एज प्रॉमिस। एज मैंने आपको बोला ही था कि यार जो भी मैंने पढ़ाया होगा लास्ट लेक्चर में उसको सबसे पहले मैं रिवाइज कराऊंगी, फिर मैं आगे में आपको नेक्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो एज प्रॉमिस्ड मैं क्या करती हूँ, मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देती हूँ जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, ठीक है जी। क्लियर? तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स वो चीज होती है जिसके लिए मैनेजमेंट अपनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है ताकि जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो जाए, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। फिर क्या है, अब बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, उनको 3 प्रकार में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड तीसरा है आपका पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि एक कंपनी को मैन मटेरियल ह्यूमन रिसोर्सेज का मैक्सिमम एडवांटेज उठाना है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी मेरी जान 3 प्रकार में हमने क्लासिफाई किया था। सबसे पहला था हमारा सर्वाइवल, दैट इज दुखी। फिर था हमारा प्रॉफिट, दैट इज भूखी। एंड तीसरा था ग्रोथ, दैट इज भूखी। सर्वाइवल में महज कंपनी क्या कर रही होती है, जितना उसने कमाया होता है उतना ही सारा उसका खर्च हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट में वो क्या करती है, प्रॉफिट में वो पैसा कमाने लगती है, यानी जितना उसका खर्च हो रहा था उसके ऊपर भी पैसा कमाने लगती है। अब जब कंपनी अच्छा पैसा कमाएगी तो क्या वो उधर ही बैठी रहेगी? बिल्कुल नहीं। अब कंपनी ग्रो करेगी, यानी कंपनी अब क्या बन जाएगी, मेरे जैसी भूखी बन जाएगी, ठीक है जी। ऑलराइट क्लियर?
अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा होता है दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अचीव किए जाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बेसिक एमिनिटीज वगैरह प्रोवाइड करना, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को फेयर प्राइसेस पे प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, ये सब काम जो समाज के हित के लिए हैं वो सब करना। ठीक है जी। फिर क्या है? फिर तीसरा नेक्स्ट है हमारे पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी नीड्स को यहाँ पर फुलफिल करवाया जाता है। जैसे कि क्या, जैसे कि अच्छी सैलरीज वगैरह पे करना, एम्प्लॉयज़ को इज्जत प्रोवाइड करना, प्रमोशन वगैरह करना, ठीक है, उनको हेल्दी सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं हमारे पर्सनल, ह्यूमन या एम्प्लॉय वाले ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इज इट क्लियर? फिर हमने क्वेश्चंस भी किए थे इसके रिगार्डिंग। ठीक है जी, क्लियर? चलिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आखिर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए। मैम सेकंड लेक्चर का नोट नहीं मिला, ठीक है, मैं एक बार बोल दूंगी, हो जाएंगे अपलोड। ठीक है, ऑल राइट फटाफट चंगा जी स्पैम कर दो अभी तक जो भी मैंने रिवाइज कराया, अगर आपको वो अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया। नोट्स बेटा आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएंगे, जो आपने कोर्स खरीदा हुआ है उसी माई कोर्सेज में जाके आपको अपना कोर्स मिल जाएगा जो आपने परचेस किया हुआ है। उस पर जब आप क्लिक करोगे आपको लेक्चर्स एंड नोट्स दोनों ही मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर? बस अपनी आंखों का थोड़ा सा उपयोग करना है। वैसे तो आपकी आंखें बहुत चलती हैं, है ना, तो थोड़ा इधर भी लगा लो यार आंखें अपनी। चलिए जी, हैप्पी बैसाखी मैम। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आज पता मैं गुरुद्वारे गई हुई थी तो बैसाखी का ईव था, तो मुझे काफ़ी सारे बच्चे मिले, कुछ साइंस वाले थे, कुछ यूट्यूब से पढ़ते थे, है ना, तो बहुत अच्छा लगा। एक ने तो फ़ोटो भी खिंचवाया था मेरे साथ, काफ़ी रश था तो कुछ बच्चे फ़ोटो सही खिंचवा पाए, है ना, तो आपके मुझे भाई बहन वगैरह मिले। चलिए जी, ऑल राइट चलिए। ऑब्जेक्टिव बेटा कितनी बार रिपीट करूं? अभी रिपीट किया है, अभी ही मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है, उसका रिवीजन करवा दिया है। जब ये लेक्चर एंड हो जाएगा तो एक बार फटाफट क्विक रिकैप उसका देख लेना। ठीक है जी, चलिए नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला इंपॉर्टेंस का पॉइंट क्या है? सबसे पहला सिग्निफिकेंस का पॉइंट ये है, अगर सिग्निफिकेंस पूछा जाए या इंपॉर्टेंस पूछी जाए, बात एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां पर आखिर ये क्या पूछ लिया गया। सिग्निफिकेंस बोले या इंपॉर्टेंस बोले, इट मींस द सेम, बात वही है। ठीक है, बात वही है, कंटेंट आपका वही रहेगा, बस इसके नाम बदल दिए गए हैं। ठीक है जी, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करवाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बेटा, जब भी एम्प्लॉइज किसी ना किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उनका अपना भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। ये मच्छर मेरे मुंह पर आ रहा था, इस मच्छर का कत्लेआम कर दूं क्या मैं? बताओ, कत्लेआम कर दूं? लेकिन नहीं यार, आज वैसे ही बैसाखी है, शुभ दिन पे अशुभ काम क्यों करूं मैं? ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, ये भी काट देगा। चलो, जैसे कि समझ रहे हो ना, आपका किसी ने, हाँ, वैसे ही मच्छर मुझे काट देगा, क्या कर सकते हैं। चलो देखो पर्सनल नहीं हो रही हूँ मैं। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करवाता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करवाता है? जब भी एक एम्प्लॉय किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसका खुद का भी कुछ गोल रहता है ना। एक एम्प्लॉय जब भी ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसके लिए उसका ही गोल आता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को अच्छी सैलरी चाहिए तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, किसी को ग्रोथ चाहिए तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, किसी की घर परिवार पे बनती नहीं है कि अरे यार ये मेरे पति से तो मेरी बनती नहीं है, हाँ कौन ही इसके साथ रहे, तो उससे अच्छा बेटर ये है कि मैं तो चलो काम पे निकल लेती हूँ। कोई किसी का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, किसी को आपस में रिश्ते बनाने होते हैं, वो वाले रिश्ते नहीं जो तुम सोच रहे हो, रिश्ते मतलब और दोस्ती यारी वाले रिश्ते बनाने होते हैं। तुम्हारा दिमाग उधर ही चलता है यार, कैसी सोच है, बहुत गंदी सोच है। खैर चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो किसी को
रिलेशंस वगैरह क्रिएट करने होते हैं, पॉजिटिव रिलेशंस वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं, अपने दिमाग को डाइवर्ट करना पड़ता है, तो वो किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। तो हर एक इंसान का बोले तो कुछ ना कुछ अपना ऑब्जेक्टिव होता है। किसी को अच्छी सैलरी चाहिए होगी, किसी को अच्छी ग्रोथ चाहिए होगी, ठीक है, तो किसी ना किसी का कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ही होगा। तो मैनेजमेंट इसमें क्या करता है, आखिर मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको भी पूरी कोशिश करता है अचीव करवाने की, है ना। बिकॉज जब एक एम्प्लॉय को खुद का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो भी वो खुश होगा, तभी वो अच्छे तरीके से काम करेगा, है ना। मान चलो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय ने इस बेसिस पे किसी कंपनी को ज्वाइन किया कि मुझे तो यार इस कंपनी में ग्रोथ चाहिए, ठीक है, पता चल रहा है, या किसी ने इस बेसिस पे ज्वाइन किया कि मुझे तो इज्जत चाहिए, ठीक है, सब लोग मुझे पुचकारे, मेरी जी हजूरी करे, ये चाहिए, लेकिन उस एम्प्लॉय को वैसा कुछ मिलता ही नहीं था। तो अब जो एम्प्लॉय वो चीज़ चाहता था उसको वो नहीं मिलती थी, तो वो फ्रस्ट्रेट होता था, वो अच्छे से काम नहीं करता था। जब वो अच्छे तरीके से काम नहीं करके देता था तो एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं मीट हो पाता था, है ना। बूंद बूंद से समंदर बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। तो वो जब एम्प्लॉय अपना बेस्ट नहीं दे पाता था तो उसका इफेक्ट पड़ता था किस पे? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे, है ना। इसलिए ये जरूर मेक श्योर करना पड़ता है मैनेजमेंट को कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं ना यार, उनके ऑब्जेक्टिव जरूर फुलफिल हो जाए। बिकॉज जब उनके ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे, जब वो खुश होंगे, जब वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, तभी तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ना यार। आई वो समझ, ठीक है, क्लियर। चलिए, ऑल राइट, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करवाता है। एक अच्छा मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट करता है, लीड करता है, एक अच्छे डायरेक्शन में चला के रखता है, जिसकी वजह से उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल होते हैं। इज इट क्लियर? तो क्या बोला गया है? अ मैनेजर मोटिवेट्स, एक मैनेजर मोटिवेट करता है और अपनी टीम को लीड करता है इस तरीके में कि जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं वो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाते हैं, साथ में किसके साथ में? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए क्लियर हुआ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय इस बेसिस पे कंपनी ज्वाइन करना चाह रहा था कि मेरे को अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है, मेरे को अच्छी सैलरी मिलेगी, उस बेसिस से उस पर ज्वाइन कर ली, ठीक है। उसकी सैलरी थी पहले कितनी? 60,000, है ना। अब वो लेकिन चाहता था 80,000 रुपये, वो चाहता था 80,000 रुपये। तो जब वो कंपनी को ज्वाइन कर रहा था उसको ये बोला गया कि 6 महीने बाद, 6 मंथ्स बाद तुम्हारी सैलरी हम इंक्रीज करके 80,000 कर देंगे। अब 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, इसकी सैलरी इंक्रीज ही नहीं की। तो इसको अब बुरा लगने लगा यार, इसको फ्रस्ट्रेट होने लगा। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो अच्छे से काम नहीं करता था। जब वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता था तो एट द एंड इफेक्ट किस पे आता था? इफेक्ट आता था ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट ये मेक श्योर करता है कि जो हमारे लोग हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जरूर फुलफिल हो पाए, ठीक है, क्लियर। पहला पॉइंट क्लियर है। चलो चैट को मैं प्राइवेट कर देती हूँ, ठीक है। आई हैव टर्न द चैट्स इनटू प्राइवेट। चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंस का पॉइंट क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस का पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट क्या करता है? सोसाइटी का भी विकास करवाता है, ठीक है। सोसाइटी का कैसे विकास कराता है मैम? देखो, मैनेजमेंट क्या करता है? एक अच्छा मैनेजमेंट अच्छी चीज़ें करता है। अच्छी चीज़ें कैसे करता है? अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करवाता है फेयर प्राइजेस पे, अफोर्डेबल प्राइजेस पे, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, समाज का भला करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है जिसकी वजह से लोगों को रोजगार का मौका मिलता है, लोग नौकरी करते हैं, उनका भी घर परिवार पलता है ना। तो ऐसे में एट द एंड देखा जाए तो मैनेजमेंट सोसाइटी का भी विकास कराता है। बिकॉज क्या है बेटा, कोई भी बिजनेस कहाँ पर काम करता है? इस पृथ्वी में ही काम कर रहा है, इस गोले में ही काम कर रहा है, इस अर्थ में ही काम कर रहा है ना। तो जब एक बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है तो उसका भी तो फर्ज बनता है ना कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, है ना। इज इट क्लियर और नॉट? तो इन रिटर्न एक बिजनेस सोसाइटी के लिए भी काम करता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, अच्छे प्रोडक्ट्स को बनाना, एंटी सोशल एंड एंटी लीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना होना, है ना, जिससे समाज का भी भला हो, समाज पे भी एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो, एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आए सोसाइटी में भी, ठीक है, क्लियर। तो क्या बोला गया है? मैनेजमेंट क्या करता है? सोसाइटी का भी विकास करवाता है। जैसे कि एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स टू सर्व द पर्पस ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स दैट कॉन्स्टिट्यूट इट।
अब ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उसको अचीव करने होते हैं। उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो सोसाइटी का भी विकास कराता है। ये हमने प्रीवियस वाले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, इधर पढ़ा था या नहीं, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी वो फुलफिल करता है, तो ये तो काइंड ऑफ रिपीटेड ही हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? कैसे करवाता है? जैसे कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को क्रिएट करवाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करवाता है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है लोगों के साथ, जिसके लोगों का विकास हो पाए, लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ पॉइंट रिपीटेड ही हो गया है, ये हमने सोशल ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ लिया था, ठीक है। अब क्या है जी, अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को तो अचीव करवाता है मेरी जान, लेकिन साथ साथ में ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करवाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करवाता है। कैसे अचीव करवाता है? मैनेजमेंट ये मेक श्योर करता है कि हर डिपार्टमेंट के जो गोल्स हैं वो भी अचीव हों, ठीक है। इज इट क्लियर? जैसे कि मान चलो कोई कंपनी है, एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ आपको। एग्जाम्पल के जरिए कंपनी का नाम है कंपनी का नाम क्या रखूं यार, कोई चटपटा सा नाम बताओ। धुरंधर कंपनी, ठीक है, धुरंधर कंपनी है। इस धुरंधर कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। इस धुरंधर कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट है। इज इट क्लियर? क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इस कंपनी के पास, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट, है ना। और बताते जाओ फटाफट। फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट। ये कंपनी के क्या है? ये कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। धुरंधर कंपनी थी, धुरंधर कंपनी के ये अलग अलग बढ़िया डिपार्टमेंट्स थे। अब यार ये धुरंधर कंपनी क्या करेगी? धुरंधर कंपनी का मैनेजमेंट क्या करेगा? ये मेक श्योर करेगा कि ये जो इनके जो ग्रुप गोल्स हैं हमें वो भी अचीव करवाने हैं। अगर इनके ग्रुप गोल्स अचीव नहीं करवाए तो ये अड़ जाएंगे अपनी अपनी पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये गोल था कि इस साल जो हमें टारगेट मिला है, ठीक है, इस साल जो हमें टारगेट मिला है कि, या सेल्स डिपार्टमेंट का मान चलो, सेल्स डिपार्टमेंट को ये काम मिला था कि इस साल उनको 10 लाख यूनिट्स बेचने हैं। 10 लाख यूनिट्स क्या बेचने हैं? सेल करने हैं। अब सेल्स डिपार्टमेंट का ये उनको टारगेट मिला था कि उनको 10 लाख यूनिट्स बेचने हैं, ये उनको ऊपर से टारगेट मिला था। लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट ने ये बोला मेरी जान कि ठीक है, अगर हमने 10 लाख यूनिट्स बेचे या उससे ऊपर बेचे तो उसमें से कुछ कमीशन हम भी रखेंगे, उसमें से कुछ इंसेंटिव के बेसिस पे हमें भी कुछ चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या मांगा? बेसिकली इंसेंटिव टाइप इन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट ने मांगा कि अगर 10 लाख यूनिट से ज़्यादा बिकते हैं या 10 लाख यूनिट बिकते हैं तो इसके लिए हमें भी भैया इंसेंटिव मिलना चाहिए, क्योंकि हमने मेहनत की है। अब ये इनका गोल है कि हमें तो 10 लाख यूनिट बना के बेचने ही बेचनी है, बिकॉज हमें भी इंसेंटिव चाहिए। अगर मान चलो इन्होंने 10 लाख यूनिट बना के बेच दिए, इससे ज़्यादा बेच दिए, लेकिन इनको इंसेंटिव नहीं मिला, तो क्या इनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? फटाफट बता दो यार मुझे, है ना, बताओ, क्या इनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी यार, है ना, बिल्कुल पहुंचेगी। दे विल फील बैड, जैसे कि आपको बैड फील हुआ था, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा था। सो वो आपको, जब उसने आपकी बात नहीं मानी थी, है ना, जब उसने वादा किया था कि मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी, लेकिन वो आपके साथ नहीं रही थी, है ना, आपकी भावनाओं को जैसे ठेस पहुंची थी ना यार, वैसे ही यहाँ पर भी जो सेल्स डिपार्टमेंट है इसकी फीलिंग्स भी हर्ट होंगी, इनको भी बुरा लगेगा कि हमें इंसेंटिव नहीं मिला, एंड वो फिर अपना बेस्ट देना बंद कर देंगे, ठीक है। अब से फिर वो उस हिसाब से काम नहीं करेंगे जिस एफिशिएंसी के साथ वो पहले काम किया करते थे, ठीक है। तो अगर इन्होंने बेकार तरीके से काम करना शुरू किया, यानी इनइफेक्टिव वे में अगर इन्होंने काम करना शुरू किया, तो इसका असर कंपनी पर भी पड़ेगा, मैनेजमेंट पर भी पड़ेगा। तो बोला क्या जाता है कि ग्रुप गोल्स भी सेटिस्फाई करने हैं।
बिकॉज अगर आप एक इंडिविजुअल की फीलिंग को हर्ट करोगे तब भी आपको नुकसान होगा, अगर आप ग्रुप गोल्स को हर्ट करोगे तब भी कंपनी को ही, तब भी ऑर्गेनाइजेशन के ही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को नुकसान पहुंचेगा। बात ये बोली जा रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मेरी जान ग्रुप गोल्स भी अचीव करने होते हैं। इज इट क्लियर? और सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटेड वे में लेके चलता है, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट को साथ साथ में कोऑर्डिनेटेड वे में वो लेके चलता है, ठीक है जी। चलिए, हाँ, ये जो टेबल है ये वेरी इंपॉर्टेंट दिस, ये जो टेबल मैं आपको बना के बताती हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज रिफाइनिंग, ये अलग अलग ये जो डिपार्टमेंट बना के बताती हूँ, ये थ्रू आउट योर ईयर, ये पूरे साल आपका टेबल चलेगा। बिकॉज बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में ये टेबल ही बेस है एग्जाम्पल्स को समझाने के लिए। मुझे दूसरे टीचर्स का नहीं पता, बट फॉर मी, मैं बहुत बार इसको बनाऊंगी, बहुत बार इसके जरिए एग्जाम्पल्स को समझाऊंगी, है ना। बिकॉज ये टेबल, ये चीज़ बहुत बार काम आएगी, आपके ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में बहुत काम आएगी, ठीक है। काफ़ी सारे चैप्टर्स में ये आगे काम आएगी। तो इस टेबल को तो अपने दिमाग में ज़रा छाप लो, रख लो। एंड यहाँ पर हम बेसिकली कंपनी को बहुत डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप को या सोल प्रोप्राइटरशिप को हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कंपनी के फॉर्म को ही डिस्कस करते हैं, बेसिकली मैनेजमेंट को ही हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर मेन फोकस मैनेजमेंट पे रखते हैं। तो इस चार्ट को, इस टेबल को तो अपने दिमाग में छाप लेना और ये समझ लेना कि पूकी मैम इसको पूरे साल भर बनाती रहेंगी, ठीक है। ऑल राइट, चलिए एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्लासेस है बेटा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगी, लाइव नहीं होगा उसका, ठीक है जी। क्लियर? ऑल राइट। तो क्या बोला गया है कि जो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को भी अचीव करवाता है। ये मेक श्योर करता है कि सब इंडिविजुअल्स के जो गोल्स हैं वो भी अचीव हो, साथ साथ में उसके साथ जो ग्रुप गोल्स हैं वो भी हमारे अचीव हो। इज इट क्लियर? तो क्या बोला गया है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ। मैनेजमेंट सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचता बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए भी सोचता है। वो ये मेक श्योर करता है, वो इंटीग्रेट करता है, यानी यूनाइट करता है इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ, ठीक है। सिंपल एग्जांपल के जरिए समझाई दिया है। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मैनेजमेंट इफिशिएंसी को मेरी जान इंक्रीज करता है। इफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी बताओ? इफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी बताओ? इफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ये इफिशिएंट वर्ड, इफेक्टिव वर्ड है ना। ये चार्ट पूरे साल भर आपकी जान नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए शुरुआत में ही ना मैं बहुत अच्छे से इसको मैंने समझा दी है। इफिशिएंट वर्ड पूरा साल भर आपको, मतलब हर चैप्टर में ये वर्ड आपको लिखेगा, एफिशिएंट एफिशिएंट एफिशिएंट, एंड आपको अपने पेपर में भी लिख के आना है। तो भैया जान लो, इसलिए बहुत पहले ही मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था, ठीक है। बताओ एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोला गया है, जब कंपनी, जब मैनेजमेंट मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट ला के देती है तो वो क्या होती है? तो वो इफिशिएंट होती है। मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट ला के देती है, मैक्सिमम आउटपुट ला के देती है तो वो कंपनी इफिशिएंट होती है, ठीक है। अब मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला के देगी? जब रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, है ना, जब एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगी, जब चीज़ें डुप्लीकेट नहीं होंगी, जब एक चीज़ बार बार नहीं होगी, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अगर मान चलो कंपनी ने टारगेट दिया था कि इस साल हमें या इस क्वार्टर में हमें 2 लाख यूनिट बनाने हैं, ठीक है। तो अगर 2 लाख यूनिट बना के बेचने हैं तो सामान कौन खरीदेगा? सामान परचेज डिपार्टमेंट खरीदने गया था, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इस बात की सूचना नहीं थी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी सामान खरीदने चला गया, है ना। अब ऐसे में क्या हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने भी पैसा उड़ाया, परचेज डिपार्टमेंट ने भी पैसा उड़ाया, अब दोनों जगह पैसा चला गया ना यार, है ना। तो यहाँ पर इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था। इनइफेक्टिव क्या हुआ, यहाँ पर पैसा ज़्यादा लग गया, सामान तो उतना ही बन के आएगा लेकिन पैसा तो ज़्यादा लगा ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने भी अपना पैसा लगा दिया, परचेज डिपार्टमेंट ने भी अपना पैसा लगा दिया, दोनों ने खर्च कर दिया है, तो यहाँ पर खर्चा बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर
खर्चा बढ़ गया है, लेकिन यही चीज तो नहीं करनी। मैनेजमेंट को क्या मेक श्योर करना है कि कम खर्चे में हमें ज्यादा सामान लेके आना है, रिसोर्सेस हमारे वेस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो हमारे ऑप्टिमम जो हमारे रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जब प्रॉपर प्लानिंग होगी तभी प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग हो पाएगा, फिर तभी प्रॉपर स्टाफिंग होगी, तभी प्रॉपर डायरेक्टिंग होगी, तभी हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सारे फंक्शंस को भी हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है इस पॉइंट ने कि इफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। एक अच्छा मैनेजमेंट ये मेक श्योर करता है कि जो हमारे रिसोर्सेस है ना वो वेस्ट ना हो, हम कम खर्चे में ज्यादा सामान बना के बताएं, ठीक है। सिंपल, क्लियर। तो क्या बोला गया है? मैनेजमेंट ट्राइज टू रिड्यूस, ठीक है। क्या बोला है? मैनेजमेंट ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट and improve productivity with minimum wastage of resources through better planning, organizing, staffing, directing and controlling। मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजमेंट्स कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करके, जैसे कि विद बेटर प्लानिंग, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग, अच्छी स्टाफिंग, अच्छी डायरेक्टिंग एंड अच्छा कंट्रोलिंग परफॉर्म करके। इज इट क्लियर? ठीक है, सिंपल था ये भी। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। डायनामिक मतलब क्या? डायनामिक मतलब जो रैपिडली चेंज हो, रैपिडली ग्रो हो। अब जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, ये बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल ये सब iOS ये सब मोबाइल चल रहे हैं। अब ये मत बोलना मैम आप अपना आईफोन फ्लेक्स कर रही हो, आईफोन 15 है यार, आईफोन 17 18 नहीं है मेरे पास, ठीक है। 18 तो आया ही नहीं है ना। हाँ, आईफोन 17 प्रो मैक्स नहीं है यार मेरे पास, ये 15 फ्लेक्स करूँगी। क्या करना ही होगा तो अच्छा वाला फ्लेक्स करूँगी ना, ठीक है। तुम दिला दो यार, तुम्हारे जीजू तो दिला नहीं रहे। खैर छोड़ो। हाँ, एनीवेज तो अब आजकल iOS एंड्रॉयड मोबाइल चल गए हैं। पहले वो छुटकू से मोबाइल चला करते थे। आपकी दादी के पास भी होगा, मेरी दादी के पास तो आज भी वो छुटकू वाले मोबाइल ही हैं, ठीक है। यार वो छुटकू वाला मोबाइल, बिकॉज दादी वगैरह से ये एंड्रॉयड वगैरह चलाते बनता नहीं है ना। ये ऐसे एंड्रॉयड मोबाइल चला करते थे, ऐसे कीपैड मोबाइल चला करते थे, ठीक है जी। एंड एकदम से जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी इनोवेट हुई, नोकिया लिख देती हूँ, नोकिया, ठीक है। एंड जब टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ी थी तो क्या हुआ था, ये जो मोबाइल्स थे कीपैड मोबाइल ये पिट गए थे एंड मार्केट में एंड्रॉयड वगैरह आ गए थे, ठीक है। तो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत डायनेमिक है। अगर ऐसे में कोई ऐसा बिजनेस है जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह को एक्सेप्ट नहीं करता, जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होती हैं सब इसी से होती हैं, ये छुटकू मोबाइल से तो होती नहीं है। तो अगर ऐसे में कोई ऐसा बिजनेस है जो ये बोलता है कि हम तो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम तो कैश को ही एक्सेप्ट करेंगे, हम सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, है ना। आजकल आपने देखा होगा लोग मार्केटिंग प्रमोशन सोशल मीडिया से करते हैं, है ना। एंड इसमें तो सोशल मीडिया आपका चलेगा नहीं छोटू मोबाइल में। तो अगर ऐसे में कोई बिजनेस ये बोलता है कि हम तो इन्हीं मोबाइल पे टिके रहेंगे, इन्हीं मोबाइल से काम करेंगे, तो बेटा क्या वो बिजनेस आगे तक चल पाएगा? फटाफट इसका आंसर बता दो, क्या वो बिजनेस आगे तक चल पाएगा अगर वो कोई चेंज आ रहा है, उस चेंज को मीट ही नहीं कर रहा? हाँ, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, न्यू टेक्नोलॉजी आई तो उस बिजनेस से मना कर दिया कि नहीं हम तो अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी में ही आगे बढ़ेंगे। तो क्या ऐसे में बिजनेस वो आगे बढ़ पाएगा या नहीं? कैलकुलेटर नहीं है, अच्छा क्या है यार? फुल टाइम कैलकुलेटर, पार्ट टाइम मोबाइल ऐसा लग रहा है ना। सॉरी यार, थोड़ी सी ड्राइंग गंदी है मेरी, बट टाइम पास का काम चला हुआ है, मतलब जितना बनाती हूँ आपको समझ आना चाहिए। मैं कौन सी ड्राइंग की टीचर हूँ यार, छोड़ो। वेरी गुड। वो बिजनेस आगे तक नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? बिकॉज वो चेंजेस को मीट ही नहीं कर रहा ना मेरी जान। तो चेंजेस को मीट भी तो करना है ना। तो एक अच्छा मैनेजमेंट क्या करता है? एक अच्छा मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को इस हिसाब से मोटिवेट करता है, इस हिसाब से गाइड करता है कि वो चेंजेस को मीट कर पाए। अब जो एम्प्लॉयज़ का जो नेचर होता है ना, रेजिस्टेंट टाइप होता है, यानी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि आपकी भी आदत होगी, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हो कि उठ रहे हैं 12 बजे तो 12 बजे ही उठेंगे,
है ना। बिस्तर पर पड़े हुए तो पड़े ही हुए हैं, मम्मी आवाज़ लगा रही है उठ जा, आके किचन में खाना खा ले, खाना आके ले ले, आप नहीं जाओगे, मम्मी ही आपके पास आती हैं, मम्मी ही आपको खाना ला के देती हैं, है ना। ये आलस को आप नहीं त्यागते हो, है ना। तो आप भी अपने कंफर्ट जोन से जैसे बाहर नहीं निकलते ना, एम्प्लॉयज़ का नेचर भी कुछ वैसा ही होता है। एम्प्लॉयज़ भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन एक अच्छा मैनेजमेंट क्या करता है, एक अच्छा मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, इस हिसाब से मोटिवेट करता है कि वो उन चेंजेस से भी निकल जाए और उन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और इन चेंजेस को क्या करें, मीट करें, एम्ब्रेस करें। ठीक है, इज इट क्लियर। तो क्या बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जनरली रेजिस्टेंट होते हैं, यानी चेंजेस को नकारते हैं, वो नहीं मीट करना चाहते चेंजेस को। लेकिन एक जो अच्छा मैनेजमेंट होता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वो चेंजेस को अच्छे तरीके से विलिंगली यानी खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए जी, हाँ सही बोला यार, इस टाइम पे पता कहीं पूजा चलती है तो आवाज़ आती रहती है। अच्छा है, खैर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अरे बेटा कैलकुलेटर नहीं है, ये मोबाइल है। मेरी मम्मी बोल रही है अरे मम्मी को बोलो, जो आपकी हमारी जो मैम है ना वो हकीकत बता रही हैं, वो सच बता रही हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए क्लियर कर रही हैं। चले जी, ऑल राइट आगे बढ़ो। चले जी, क्लियर, ऑल क्लियर। चलो, तो ये वाला टॉपिक बढ़िया आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अब मैं पता करने वाली हूँ कि कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों को समझ नहीं आया, यानी इसके रिगार्डिंग अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ज़रा दिल थाम के बैठ जाओ और अगर कुछ डाउट है तो डाउट पूछ लो। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट रिपीट कर देती हूँ, बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ, आप बोलो और मैं ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है। हाँ, तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को भी अचीव करवाता है। मैनेजमेंट सिर्फ अपने लिए ही काम नहीं करता बल्कि ग्रुप गोल्स के लिए भी काम करता है, यानी जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके क्या गोल्स हैं, उसको भी अचीव कराता है। बिकॉज अगर उनके गोल्स अचीव होंगे तभी फिर वो बेस्ट देंगे ओवरऑल गोल के लिए। ओवरऑल गोल कौन सा हो गया, ओवरऑल गोल हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ठीक है, क्लियर, और कुछ डाउट। और कुछ डाउट। मैम मैंने आपकी एडिट बनाई थी। अच्छा, मुझे दिखी तो नहीं। चलिए जी, चलो ऑलराइट, परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ज़रा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द मैनेजमेंट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है वो एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल एफर्ट को, जिससे वो ओवरऑल गोल अचीव कर पाए ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पर कौन सा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस का पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या बोला है कि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल एफर्ट को, जिसकी वजह से जो ओवरऑल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो पाए। तो यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंस का पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, आपको वो बताना है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए जी, बताओ क्या है इसका सही आंसर, क्या है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये है कि मैनेजमेंट एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल एफर्ट को, जिसकी वजह से ओवरऑल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी अचीव होता है।
ठीक है, तो क्या बोला है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ग्रुप गोल्स, एफिशिएंसी या डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इसका आंसर? कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, क्या है इसका सही आंसर? फटाफट बताइए। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या है? ज्यादातर बच्चे पहले ए बोल रहे थे, लेकिन ज्यादातर बच्चे अब ग्रुप गोल्स बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्या बोला गया है कि इंडिविजुअल एफर्ट के साथ साथ ओवरऑल गोल भी अचीव करवाता है, कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कि ये ग्रुप गोल्स को अचीव करवाता है। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, ये केस स्टडी वाला एमसीक्यू नहीं है, सिंपल वाला ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, creating employment opportunities, adopting new technology for the greater good of the people, and leads the path towards growth and development। यानी क्या कि मैनेजमेंट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है लोगों के भले के लिए, एंड पाथ को लीड करता है भलाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब कौन सा इंपॉर्टेंस का पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, सोसाइटी का विकास कराता है, या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाता है। वेरी सिंपल, बहुत अच्छा पॉइंट है ना। मैंने ये भी बताया था कि ये पॉइंट रिपीट हुआ है, ये पॉइंट अभी हमने पढ़ा था कहीं। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। एक बच्चा बोल रहा है ABCD। अच्छा, ABCD, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। क्या बोला गया है इधर कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाता है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करवाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि बेसिकली सोसाइटी का विकास करवाया जा रहा है। सो इसलिए इसका सही आंसर होगा कि ये सोसाइटी का डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, क्लियर, ऑल राइट, ऑल गुड, ऑल सेट। चलिए जी, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है मेरी जान। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ये भी जो आपका क्वेश्चन है ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-24 में आ चुका है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आप इसका सही आंसर कर पा रहे हो तो समझ लो आप सही दिशा में जा रहे हो। ठीक है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप फिर दूर नहीं हो बिजनेस स्टडीज में 100 में 100 स्कोर करने से। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मैं क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। अगर आप उसका सही आंसर दे रहे हो, बस जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ो, है ना। जितना मैं 1-1.25 घंटे की क्लास लेती हूँ, अगर उतना भी देख लोगे, एंड पेपर टाइम तो मेरी जान पढ़ना ही है, तब भी आई बेट आपके VST में से 100 आराम से आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए जी, ऑलराइट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है कि कैप्चर लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इन विच ऑल द एम्प्लॉइज लर्न वेरियस वेज ऑफ डीलिंग विद डाइवर्स सिचुएशंस फ्रॉम देयर सीनियर्स। तो कैप्चर लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें एम्प्लॉइज बहुत सारे तरीके सीखते हैं डाइवर्स सिचुएशंस में डील करने के लिए अपने सीनियर से। कंपनी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कंपनी क्या करती है? कंपनी फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है। दिस हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू ग्रो एंड डेवलप देयर एबिलिटीज। इसकी वजह से एम्प्लॉइज जो है अपनी एबिलिटीज को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है behaves are responsible constituent of society and creates good quality products। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक समाज का एक बहुत ही जिम्मेदार हिस्से की तरह काम करती है एंड अच्छे प्रोडक्ट्स को बनाती है, वो भी फेयर प्राइसेस पे। ठीक है, उसकी मार्केट में भी बहुत पॉजिटिव इमेज है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर एक्सीलेंट एंड द एम्प्लॉइज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड यूनिक वेज ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उस कंपनी के वो बहुत अच्छे हैं, दे आर एक्सीलेंट। और जो एम्प्लॉइज हैं
वो नए नए तरीके पता करने की कोशिश करते हैं, नए नए तरीके पता करने की कोशिश करते हैं इन द, जिससे रैपिडली बिजनेस चेंजिंग इन्वायरमेंट में मदद मिल पाए। ठीक है, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन एडजस्ट भी हो पाई है। ठीक है, तो कौन से 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस के यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं मेरी जान, आपको वो बताना है। ठीक है, बताइए बताइए फटाफट क्या क्या है। चलो, जो मुझे लग रहा है उसको मैं हाईलाइट करती जाती हूँ, उसको मैं हाईलाइट करती जाती हूँ, ब्लू पेन के साथ कर देती हूँ। चलो ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इतना तो आपको समझ आ गया कि क्या है, सोसाइटी का विकास करा रही है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कहाँ गया यार, हाँ, ये बोला गया है कि उनको फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रख रही है बाकायदा। ठीक है, फिर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एडजस्ट करती है, रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में एडजस्ट भी करती है। तो बताओ क्या क्या आएगा इसका आंसर, बहुत सिंपल है, 3 बढ़िया पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताइए बताइए बताइए। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको बताती है कि कैसे उनको अलग अलग सिचुएशंस में डील करना है। तो अपने एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रख रही है, एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने का मौका देती है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने का मौका देती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ का क्या कर रही है, एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है। ठीक है, फिर सोसाइटी का विकास करा रही है, सोसाइटी के लिए अच्छी तरीके से काम करती, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट करवा रही है। फिर क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आते हैं उनको अडेप्ट करवाती है। तो क्या कर रही है कि एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक पार्ट को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, क्या है, ठीक है, मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर, अरे यार, मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ठीक है, फिर सोसाइटी का विकास कराता है एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करवाता है। ठीक है, तो कितने बच्चों को ये केस स्टडी बढ़िया तरीके से समझ आया एंड कितने बच्चों ने इनका सही आंसर बताया है, फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ मैम इसका आंसर मैं कर पाया। अगर आपने इसका सही आंसर दे दिया, अगर आपको समझ आया है ना, अगर आप रिलेट कर पा रहे थे कि हाँ मैम ने अभी ये पढ़ाया था और ये पॉइंट इसमें हाईलाइट हो रहा है, मैम ने अभी ये एग्जांपल लिया था उसमें से ये हाईलाइट हो रहा है, तो आप समझ लो कि आप चीज़ों को समझ रहे हो, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझना ही नहीं है बल्कि साथ साथ में क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस के भी आंसर्स आपको करने हैं, बिकॉज एट द एंड क्वेश्चन पेपर में तो यार क्वेश्चंस ही आएंगे ना यार। ठीक है, इज इट क्लियर? मी आई वॉज एबल टू, कितने बच्चों को समझ आ रहा था, कितने बच्चे रिलेट कर पा रहे थे, हाँ, अगर आपने एग्जैक्ट आंसर भी नहीं दिया लेकिन आप स्क्रैच कर पा रहे थे कि हाँ ये इससे मिलता जुलता है, देन ऑल्सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, वाह यार बहुत बच्चों ने सही समझा है। ऑल राइट वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले जी, मेरा 100% करेक्ट था, अरे वाह यार बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया जी, हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। तो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का नेचर क्या है ना, कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं ये लोग, आखिर इसका नेचर क्या है, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर? चलिए जी, ऑल राइट चलिए,
डायनामिक मतलब होता है कि जो रैपिडली ग्रो हो, जो रैपिडली चेंज हो, ठीक है, उन चेंजेस में मीट करना। डायनामिक मतलब होता है कि रैपिडली जो ग्रो हो, चेंज हो। तो एक अच्छा मैनेजमेंट उस डायनामिक एनवायरनमेंट में भी अपने एम्प्लॉयज को सेटल करवाता है। बात ये है, ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, अब देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट है ना, वो वक्त के हिसाब से बहुत इवॉल्व होता चला आया है, ठीक है। आजकल नए नए तरीके निकल गए हैं काम करने के लिए। आजकल मैनेजमेंट को भी इज्जत मिल रही है जो उसको मिलनी चाहिए थी एक्चुअली में। पहले पहले नहीं मिलना करती थी यार, पहले पहले मैनेजमेंट की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन अब मैनेजमेंट बहुत इवॉल्व हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन आज भी एक ये क्वेश्चन आता है कि आखिर मैनेजमेंट है क्या? साइंस है, प्रोफेशन है, आर्ट्स है। तो हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? हम इस टॉपिक में ये जानेंगे आखिर कि मैनेजमेंट इज व्हाट। मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ठीक है, मैनेजमेंट आर्ट है। हम ये पता करने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आज भी ये प्रश्न उठता है कि आखिर मैनेजमेंट है क्या, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले साइंस को समझेंगे कि साइंस क्या है, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। एंड सो प्रोफेशन के साथ भी ऐसा ही करेंगे, एंड सो आर्ट के साथ भी हम वैसा ही करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? तो क्या है, मैनेजमेंट काफी इवॉल्व होता आया है। यानी अगर 300 साल पहले जैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे, आज वैसे नहीं है। वक्त के हिसाब से मैनेजमेंट में बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन आज भी ये प्रश्न उठता है कि मैनेजमेंट साइंस है, प्रोफेशन है या आर्ट है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं किससे? चलो शुरू करते हैं साइंस से। अब हम मैनेजमेंट को किसके साथ कंपेयर करेंगे? सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को साइंस के साथ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि साइंस क्या है। साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, है ना। एक ऐसी नॉलेज की पोथी है जो किस पे डिराइव है, जो ऑब्जर्वेशंस पे, जो एक्सपेरिमेंटेशंस के ऊपर बेस्ड है। आपने भी मेरी जान 10th तक साइंस पढ़ी है, आपको भी पता है कि साइंस is based on logic, science is based on observations, experimentations, है ना। जब तक कोई चीज पक्का 100% प्रूफ नहीं हो जाती, तब तक साइंस उसको अपना नहीं बनाता है। ये चीज आपको भी पता है ना। तो साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, जो कैसे आई है, जो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, जो एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे फॉर्म होती है, ठीक है। क्या मैनेजमेंट भी वैसा है? तो हम कंपेयर किसके साथ करेंगे? हम इसी के साथ, हम साइंस के साथ ही उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है? सबसे पहले ये बोला गया है कि साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, जो एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे बनी है, ठीक है। और वो कुछ जनरल ट्रुथ और जनरल लॉस को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब सबसे पहला फीचर क्या है साइंस का? सबसे पहला फीचर है साइंस का कि ये अगेन सिस्टमाइज्ड बॉडी है नॉलेज की। क्या है? सिस्टमाइज्ड बॉडी है नॉलेज की। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे टिके हुए हैं। मैम समझ नहीं आया, ये क्या पढ़ा रही हो, समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है साइंस का कि ये सिस्टमाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, यानी सबसे पहले इसकी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है, यानी इसकी भी पढ़ाई होती है ना। जैसे कि एक साइंटिस्ट ऐसे ही साइंटिस्ट नहीं बन जाता मेरी जान, उसके लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, वो नॉलेज लेनी पड़ती है। एक डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन नहीं करने लगता है ना। इसलिए उसको वो नॉलेज लेनी पड़ती है, वो पढ़ाई करनी पड़ती है ना, वो स्किल्स, वो नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है, तब जाके वो एक डॉक्टर बन पाता है ना। तो साइंस किस पे टिकी हुई है? साइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे टिकी हुई है। मतलब मैम देखो बताती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का एग्जांपल बताती हूं। अगर मैं पानी को हाई फ्लेम पे रखूंगी तो पानी क्या होगा बताओ? साइंस ही है, केमिस्ट्री ही है। अगर मैं पानी को हाई फ्लेम पे, अगर मैं किसी छोटे से पतीले में पानी भरूंगी, उसको हाई फ्लेम पे कर दूंगी, तो पानी क्या करेगा बताओ? बता दो, पानी में क्या चेंजेस आएंगे? आप मुझे ये बताओ, पानी में क्या चेंजेस आएंगे? फटाफट बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बॉईल होगा, परफेक्ट परफेक्ट। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के जरिए समझा रही हूं। एग्जांपल्स के साथ ही इस टॉपिक को समझना, तभी अच्छे से समझ आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है।
मेरे को पता कि जब मैं स्टूडेंट थी ना यार, ये टॉपिक में स्किप करके जाती थी बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आता था। लेकिन जब मैंने अपनी दिक्कत को देखा है ना, इस दिक्कत को देखा, तो मैं ये चाहती थी कि जो दिक्कत मैंने फेस किया वो बाकी के बच्चे फेस नहीं करेंगे। तो उसके एग्जांपल्स मैंने क्रिएट करना शुरू किया अपने माइंड में, ठीक है। और अब एग्जांपल्स के जरिए ही मैं समझाऊंगी, एग्जांपल्स के जरिए ही समझो। पेपर में कुछ याद आया ना आए, लेकिन एग्जांपल्स के जरिए आपको कॉन्सेप्ट जरूर याद आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ, ठीक है। चलो, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे कैसे टिका हुआ है, जैसे कि अगर मैंने पानी को हाई फ्लेम पे रखा, अगर मैंने पानी को हाई फ्लेम पे रखा, वाटर ऑन हाई फ्लेम, अगर मैंने पानी को हाई फ्लेम पे रखा तो पानी में क्या चेंजेस आएंगे, पानी बॉईल करने लगेगा, ठीक है, पानी बॉईल करने लगेगा, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, पानी उबलने लगेगा, ठीक है, पानी क्या करने लगेगा, पानी उबलने लगेगा। तो वाटर ऑन हाई फ्लेम, पानी को जब मैं हाई फ्लेम पे रख रही हूँ, ये क्या है, ये इसका कॉज है, ठीक है। चलो एक स्लाइड ही ऐड कर लेती हूँ, एक बढ़िया स्लाइड ही ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, इसके साथ लिखती हूँ, ठीक है। ये देखो, वाटर ऑन हाई फ्लेम, जब मैं पानी को हाई फ्लेम पे रखती हूँ तो क्या चेंजेस आते हैं पानी में, तो पानी बॉईल होने लगता है, तो पानी बॉईल होने लगता है, स्टार्ट्स बॉइलिंग, पानी उबलने लगता है, ठीक है। अब मेरी जान, ये क्या था, पानी को मैंने हाई फ्लेम पे रखा, ये इसका कॉज था, ये इसकी वजह थी। और इफेक्ट क्या आया, इफेक्ट ये आया कि पानी उबलने लगा मेरी जान, है ना, तो ये इसका इफेक्ट आ गया। अब साइंस तो बेटा ऐसा है, अब साइंस तो बेटा ऐसा है कि जब हम साइंस को, अरे अरे क्या क्यों नहीं रहा डब्बा, क्यों नहीं आ रहा डब्बा, ठीक है, इज इट क्लियर। चलो, तो इतना तो हमें समझ आ गया कि साइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है, ये बढ़िया, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बता दिया, ठीक है। अब क्या मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा ही होता है, अब हम वो देखते हैं। क्या बोला गया है कि साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी है नॉलेज की जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है। मैनेजमेंट भी ये फीचर सेटिस्फाई करता है बिकॉज मैनेजमेंट भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। मैनेजमेंट में भी सिस्टमाइज्ड बॉडी रहती है नॉलेज की, यानी अगर मान चलो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को ये बोलूँ, अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को ये बोले कि अगर तुम अच्छे तरीके से काम करोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, तो अच्छे तरीके से काम करोगे, ये क्या है, ये कॉज है, ठीक है, ये क्या है, ये कॉज है। जैसे कि वर्क हार्ड, अगर तुम अच्छे तरीके से काम करोगे तो तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, तो अच्छे तरीके से काम करो, वर्क हार्ड, इंक्रीज्ड सैलरी, सैलरी तुम्हारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, वर्क हार्ड करोगे, काम ज्यादा करोगे, ये इसका कॉज था, सैलरी तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी, ये इसका इफेक्ट था। तो साइंस में भी ये चीज है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाली, एंड मैनेजमेंट में भी ये चीज है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाली। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाला फीचर सूटेबल है, ये वाला फीचर फिट पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो चलो हमने मान लिया कि हाँ मैनेजमेंट भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, बिकॉज साइंस में भी कुछ ऐसा ही था, मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसा ही है। तो चलो इस पे तो मैंने टिक मार्क कर दिया। आई बात समझ, पहला पॉइंट बढ़िया तरीके से समझ आ गया, एग्जाम्पल के साथ समझाया, समझ आया नहीं, कितने बच्चे हैं फटाफट बता दो, आ गया समझ। बहुत गंदा कलर है, हाँ यार कल मैं चेंज करवा लूंगी, चलो कल मैं पक्का चेंज करवा लूंगी, आज थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो प्लीज यार, आज एडजस्ट कर लो, कल चेंज करवा लूंगी, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा यार। लेकिन अब बीच क्लास में अगर मैं चेंज करने लग जाती ना यार तो फिर टाइम वेस्ट होता ना यार, 5 मिनट ऐसे ही चले जाते, तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता, ठीक है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला फीचर को तो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब देखो मेरी जान, अब देखो, अब दूसरा क्या है, अब दूसरा है कि प्रिंसिपल्स जो है साइंस के वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे टिके हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि वो न्यूटन का क्या लॉ था कि जो सेब है वो पेड़ से ऊपर से नीचे गिरता है, तो ये उसने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपना लॉ क्रिएट किया था, है ना, ये उसने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये लॉ क्रिएट किया था। ऐसा तो था नहीं कि उसने बोला कि जो सेब है नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है, इससे इसके बेसिस पे ही अपना लॉ क्रिएट किया था। न्यूटन ही था ना वो, इसाक न्यूटन, है ना, वही था ना यार। इतनी साइंस मेरे को आती नहीं है, बेसिक वाली आती है, ठीक है, 10 तक पढ़ी है ना मैंने भी आप जैसे ही, ठीक है।
तो क्या है कि जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पहले टेस्ट करके देखा जाता है, ठीक है। अगर वो उस कंडीशन में फिट बैठ जाते हैं तो उसको सक्सेसफुल अप्लाई किया जाता है। जैसे कि कोविड की वैक्सीन बन रही थी, जब बनी थी तो ऐसा तो था नहीं कि रातों रात बनी और सुबह उसको लोगों को लगाना शुरू कर दिया ठिश करके, ऐसा नहीं होना यार। पहले देखा, पहले उसका ट्रायल करके देखा, पहले उसको कुछ जानवरों पे ट्राई करके देखा कि क्या वो एक्चुअली में सही है। तो जब उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए तब जाके उसको मार्केट में उतारा ना यार। तो साइंस क्या है, पहले ये टेस्ट करता है, पहले ये ऑब्जर्व करता है, पहले ये एक्सपेरिमेंट करता है। जब उसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको वो फाइनल मानता है। आई बात समझ, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पहले डेवलप होते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस में, ठीक है। ये जो फीचर है साइंस का, ये मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होता। मैनेजमेंट पे आप एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते हो, बिकॉज मैनेजमेंट किसके साथ डील करता है मेरी जान, मैनेजमेंट लोगों के साथ डील करता है। एंड लोगों के साथ थोड़ी ना आप एक्सपेरिमेंट करोगे यार, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। बेटा छुट्टी होने ही वाली है, होने ही वाली, एक घंटा हुआ नहीं पूरा कि तुम्हें छुट्टी याद आ जाती है। थोड़ा पढ़ लो, 12th क्लास के बच्चे हो, अब तुम 11th क्लास के वो छोटू मोटू बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। बिल्कुल 1 घंटे में, पहले भी 1 घंटे में कहाँ करती थी यार, 1.25 घंटा तो फिर भी हो ही जाता था ना मेरी जान। 12th क्लास है, सिलेबस आपका बढ़ गया है, लेवल आपका बढ़ गया है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ ना कि बिजनेस स्टडीज़ में जितना मैं इधर पढ़ा रही हूँ बस उतना पढ़ो, फिर क्या चाहिए यार आपको, है ना। फिर तो आप ये बोलो कि मैम आप जितना पढ़ा रहे हो आप तो पढ़ाओ, आपको तो ये बोलना चाहिए उल्टा, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होता, बिकॉज जो मैनेजमेंट है वो किसके साथ डील करता है, वो लोगों के साथ डील करता है। एंड लोगों का जो बिहेवियर होता है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी मूड स्विंग्स आ जाते हैं, कभी बहुत अच्छे तरीके से लोग बात करें, कभी बहुत गुस्से करें, कभी बहुत उनका मुंह चिड़चिड़ा सा हो गया है ना। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग उतने पॉजिटिव नहीं होते। तो लोगों के साथ डील करता है मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर इसलिए ये जो प्रिंसिपल है, ये जो फीचर है, ये यहाँ पर सूटेबल नहीं हो पाता। क्यों? बिकॉज जो साइंस है वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे टिकी होती है, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए बनती है। लेकिन मैनेजमेंट लोगों के साथ डील करता है एंड लोगों का बिहेवियर बिल्कुल प्रोटेक्ट कर पाना इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, है ना। लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन जो साइंस के जो रूल थे, साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, वो आज भी वैसे ही हैं, ठीक है। वो आज भी वैसे ही हैं, आज भी उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो फीचर है, यहाँ पर सूट नहीं हो रहा। तो क्या बोला गया है, ये जो साइंस का जो फीचर है यहाँ पर सूट नहीं हो रहा, बिकॉज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड देयर बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड और रिप्लिकेटेड। एंड लोगों का बिहेवियर एग्जैक्टली पढ़ पाना इज वेरी मुश्किल, ठीक है। क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब नेक्स्ट है, अरे यार ये फिर से कैसे आ गया, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये नहीं होगा, यूनिवर्सल वैलिडिटी होगी। एक काम कीजिए, इसका मुझे चेक करके बताइए क्या थे इसके फीचर्स, मुझे बता दो एक बार। इधर तो यूनिवर्सल वैलिडिटी ही होगा, ठीक है, इधर यूनिवर्सल वैलिडिटी होगा। श्वेता दीदी से गलती हो गई है, कोई बात नहीं, माफ कर दो, होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए जी, चलिए, ऑलराइट। तो देखो यही है ना, बता दो मुझे एक बार फिर से क्लियर करके बता दो, चेक करके बता दो। हाँ, यूनिवर्सल वैलिडिटी ही होगा, परफेक्ट। देखो तो जो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल वैलिडिटी के बारे में। तो जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं मेरी जान, वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है उनकी, यानी जो प्रिंसिपल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वही प्रिंसिपल रशिया, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी अप्लाई होगा। अगर फॉर्मूला है E=mc², तो ये फॉर्मूला इंडिया में भी यही लगता है, पाकिस्तान में भी यही लगता है,
रशिया में भी यही लगता है, अमेरिका में भी यही लगता है, श्रीलंका में भी यही लगता है, हर जगह यही लगता है। तो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल, साइंस के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यानी सब जगह वैसे ही है। लेकिन मेरी जान, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। जिस तरीके से एक मुंबई का कंपनी का मैनेजर डील करता है, वैसा ज़रूरी नहीं है कि कोलकाता की किसी कंपनी का मैनेजर भी बिल्कुल वैसे ही डील करे, है ना। तो यहाँ पर मैनेजर अपने हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से अपना तरीका बदलते हैं। मैनेजर्स का भी अलग अलग बिहेवियर है ना। तो साइंस के प्रिंसिपल्स की जनरल वैलिडिटी होती है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, हर जगह सेम होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का जो बिहेवियर होता है, मैनेजमेंट की जो काम करने का तरीका होता है, वो सब जगह सेम नहीं होता। वो हर जगह का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो क्या बोला गया है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है एंड कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन एंड एट ऑल टाइम्स, और वो हर सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हो। सब, रात हो, दिन हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आप यही फॉर्मूला लगाओगे, आप वही चीज लगाओगे। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता मेरी जान। तो इसलिए क्या बोला गया है कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ता है लोगों के हिसाब से। आपने देखा होगा कि एक मैनेजर लड़कियों के साथ तो बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, लेकिन लड़कों से थोड़ा रूडली बात करता है, बिकॉज लड़के इतनी आसानी से तो मानते नहीं हैं, है ना। तो मैनेजर को अपना तौर तरीका बदलना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल्स को नहीं बदलना पड़ता। साइंस के प्रिंसिपल सिचुएशन जो भी हो, ये तो वैसे ही लगेंगे, ये तो टस से मस नहीं होंगे। लेकिन मैनेजमेंट पे मेरी जान ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला जो फीचर है ये भी सूट नहीं हो रहा। अब हमने 3 फीचर पढ़े, ठीक है। अब हमने 3 फीचर पढ़े। सबसे पहला फीचर क्या था? सबसे पहला फीचर था सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज थी, मैनेजमेंट भी है। तो इस पे मैंने राइट कर दिया, ठीक है, ये तो जीत गया, इसमें तो इसको नंबर मिल गए। दूसरा फीचर क्या था? दूसरा फीचर था ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन वाला। ये वाला जो फीचर था इस पे मैनेजमेंट अप्लाई नहीं हुआ था, तो इसमें इसके नंबर कट गए, इसमें इसको हमने रॉन्ग कर दिया। ठीक है, फिर तीसरा फीचर क्या था? तीसरा फीचर था हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। इस पे भी इसको नंबर नहीं मिले, इस पे भी इसका नंबर कट गया, यहाँ पर भी अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर भी इसका नंबर कट गया। अब 3 में से एक जगह पे ये अप्लाई हुआ, 2 जगह पे ये अप्लाई नहीं हुआ। तो क्या मैनेजमेंट साइंस है? फटाफट बता दो। एक जगह पे अप्लाई हुआ, 2 जगह पे अप्लाई नहीं हुआ। मुझे ये बताओ कि क्या मैनेजमेंट साइंस कहलाएगा? फिर फटाफट बताओ, क्या मैनेजमेंट साइंस कहलाएगा? एक चीज पे लगा है, दो चीजों पे नहीं लगा। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। नो नो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक जगह तो अप्लाई हो गया, लेकिन 2 जगह पे अप्लाई नहीं हुआ। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट मेरी जान एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सॉफ्ट साइंस जरूर है, ये इनएग्जैक्ट साइंस जरूर है। आप इसको एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप इसको हल्की फुल्की साइंस जरूर बोल सकते हो। ठीक है, डिट्टो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, हल्की फुल्की, थोड़ी बहुत मिलती जुलती है ना, थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस नहीं है, सॉफ्ट साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, हल्की फुल्की वाली है। तो क्या बोला गया, हमने क्या कंक्लूड किया कि एक जगह पे तो अप्लाई हो गया, लेकिन 2 जगह पे अप्लाई नहीं हुआ, तो मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। तो सारे फीचर्स को कंपेयर करके हमें ये पता चला कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, या एक सोशल साइंस है, या एक सॉफ्ट साइंस है। ठीक है, क्लियर? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, समझ आया? तो ये वाला टॉपिक कैसा लगा? बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको समझाया। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस तो हमने बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर कर लिया। ठीक है, आप प्रोफेशन एंड आर्ट बचा हुआ है, वो अभी नहीं पढ़ाऊंगी, वरना आप लोग तो रोने लगोगे। अभी 1 घंटा हुआ तो रोने लगे आप लोग, वो अब कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्लियर जी? ऑल राइट, चलिए बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? समझ आई या नहीं आई? समझ आई या नहीं आई आप लोगों को? फटाफट बताइए, समझ आई या नहीं? ऑल राइट, ऑल राइट, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। मजा आया? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ऑल राइट, तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एक तो हमने पढ़ लिया, साइंस के साथ कंपेयर कर लिया, एंड आज हमने डेट टॉपिक को खत्म किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, एंड हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ लिया, ठीक है जी। तो कल हम सीधा मिलेंगे, टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू, बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय, जाओ अपने घर खाना खाओ और सो जाओ।